स्वागत। आज हम एक बहुत पेचीदा और लंबे समय से चल रहे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान का टकराव। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ विश्लेषण है जो इसके कई परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें, ताकि इस तनाव की जड़ें क्या है, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए कोशिश करते हैं इस उलझी हुई तस्वीर को समझने की। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसमें धर्म है, स्ट्रैटेजी है और पूरे मिडिल ईस्ट का जो पावर बैलेंस है ना, वो सब जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से ये सब शुरू हुआ? सोर्सेज बताते हैं कि 1979 की ईरानी क्रांति वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो बिल्कुल एक वाटरशेड मोमेंट था। क्रांति हुई, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और बस इजराइल को लेकर पॉलिसी पूरी तरह बदल गई। मतलब पहले दोस्ती थी। दोस्ती तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, रिश्ते सामान्य थे शाह के जमाने में। लेकिन क्रांति के बाद इजराइल एक दुश्मन बन गया। उसे एक नाजायज सत्ता, इललेजिटिमेट ज़ायोनिस्ट एंटिटी कहा जाने लगा। और यहीं से वो आइडियोलॉजी की लड़ाई तेज हो गई। फिर ईरान ने खुलकर हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जो इजराइल के खिलाफ एक्टिव है। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ जमीन या बॉर्डर का झगड़ा नहीं, ये तो विचारधारा और शायद अस्तित्व की लड़ाई बन गया। और उसमें वो न्यूक्लियर वाला एंगल कैसे जुड़ता है? हाँ, सही पकड़ा आपने। मतलब ईरान के लिए इजराइल की मौजूदगी ही अस्वीकार्य है। वो उसे अवैध ज़ायोनिस्ट शासन कहते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ईरान तो कहता है कि जी हमारा प्रोग्राम पीसफुल है, एनर्जी के लिए है। लेकिन इजराइल और कई वेस्टर्न देशों को भी ये शक है कि नहीं, ये लोग चुपके से हथियार बना रहे हैं। और ये सिर्फ शक नहीं है, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं करवाईं। बिल्कुल। और वो स्टक्सनेट जैसा साइबर अटैक भी किया। वो बड़ा फेमस वर्म था जिसने ईरानी सेंट्रीफ्यूजेस को टारगेट किया था। स्टक्सनेट वो दिखाता है कि इजराइल इस थ्रेट को कितना सीरियसली लेता है। वो इसे धीमा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा लगता है। तो ये हुई पर्दे के पीछे की लड़ाई, मतलब साइबर वॉरफेयर, असैसिनेशंस। लेकिन ये टकराव सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं है ना? ये तो जमीन पर भी लड़ा जा रहा है, पर शायद सीधे नहीं। सही कहा। इसे ही प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, छद्म युद्ध। और ये इस संघर्ष का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। ईरान क्या करता है, वो डायरेक्ट लड़ने के बजाय सीरिया, लेबनान, इराक, यमन, इन जगहों पर अपने समर्थक गुटों का इस्तेमाल करता है। जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में या हमास गाजा में। बिल्कुल। उनको हथियार देना, पैसा देना और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना। अब जवाब में इजराइल भी चुप नहीं बैठता। वो सीरिया में ईरानी ठिकानों पर, हथियारों के कन्वॉयज पर लगातार हवाई हमले करता रहता है। तो मतलब भले ही डायरेक्ट वॉर न हो, ये प्रॉक्सी लड़ाई माहौल को हमेशा गर्म रखती है, एक चिंगारी सुलगती रहती है। बिल्कुल। और बड़े टकराव का खतरा हमेशा हमेशा बना रहता है। और हाल में तो ये खतरा बहुत बढ़ गया था ना? सोर्सेज में जिक्र है अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच का। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा तनाव का दौर था, एकदम चरम पर। सालों के प्रॉक्सी वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने सीधे, मतलब डायरेक्ट, इजराइल पर अटैक किया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हाँ बिल्कुल, ये अनप्रेसिडेंटेड था, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। और फिर जवाब में इजराइल ने भी तेहरान के पास कुछ ईरानी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। एक वक्त तो लगा कि बस अब फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन वो टल गया। कैसे? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम आया? काफी हद तक, हाँ। अमेरिका, यूरोपियन देश, सबने बहुत जोर डाला कि संयम बरतें, मामला बढ़ना नहीं चाहिए। शायद उसी वजह से ये पूरी जंग में तब्दील होने से बच गया। लेकिन उस घटना ने ये साफ कर दिया कि ये प्रॉक्सी वॉर अब कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बदल सकता है। वो लाइन अब बहुत पतली हो गई है। इस पूरे मामले में दुनिया के जो बड़े देश हैं उनका क्या स्टैंड है? क्या वो भी बटे हुए लगते हैं? हाँ बिल्कुल, बटे हुए हैं। अमेरिका तो देखिए, वो पूरी तरह से इजराइल का मजबूत सहयोगी है, उसकी सिक्योरिटी का गारंटर है एक तरह से, और ईरान पर कड़े सैंक्शंस लगाता है। और दूसरी तरफ रूस और चीन है। उनका झुकाव थोड़ा ईरान की तरफ दिखता है, हालांकि वो भी इस रीजन में कोई बड़ी जंग नहीं चाहते। तो वो बयान भी बड़े नपे तुले देते हैं। और यूएन जैसी संस्थाएं तो लगातार शांति और बातचीत की अपील करती हैं, पर जमीन पर उनका असर ऑनेस्टली बहुत लिमिटेड ही दिखता है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संघर्ष है।
इसमें इतिहास है, 1979 से शुरू हुई दुश्मनी है, गहरी आइडियोलॉजिकल दरार है, फिर वो न्यूक्लियर एम्बिशंस का मुद्दा है जो इजराइल के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सालों से चला आ रहा प्रॉक्सी वॉर है, और अब सीधे टकराव का बिल्कुल वास्तविक खतरा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात शायद यह है कि दोनों ही पक्ष अपने जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। इजराइल किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहता, शायद उसके लिए मिलिट्री ऑप्शन भी टेबल पर रखता है। और ईरान वो अपना रीजनल इन्फ्लुएंस कम नहीं होने देना चाहता और इजराइल को दुश्मन मानता रहेगा। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी मिसकैलकुलेशन से, किसी भी गलत फहमी से एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकती है, खासकर अगर डिप्लोमेसी फेल होती है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, ये जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं, क्या ये हमेशा इस विस्फोटक टेंशन को कंट्रोल में रख पाएंगी? खासकर तब जब हमने हाल में देख लिया कि दोनों देशों के बीच सीधा टकराव कितना रियल और कितना करीब आ चुका है। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर दुनिया को लगातार नजर रखनी होगी।